26 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 25 अप्रैल को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में भारतीय बाजार 25 अप्रैल को बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। पावर, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी के दम पर बाजार में तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 74.61 अंक यानी 0.12% की बढ़त के साथ 60,130.71 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 26 अंक की बढ़त के साथ 17,769.30 के स्तर पर बंद हुआ। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार सपाट खुला था। पूरे कारोबारी सत्र में बाजार दायरे में घूमता दिखा। बजाज फाइनेंस, अडानी एंटरप्राइजेस, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व और इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। वहीं एचडीएफसी लाइफ, यूपीएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप लूजर रहे। सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो पावर और पीएसयू बैंक में 1% से ज्यादा की बढ़त रही, जबकि मेटल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस और रियल्टी में 0.5% तक की बढ़त देखने को मिली। 25 अप्रैल के कारोबार में छोटे मझोले शेयरों की चाल सपाट रही। बीएसई के मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट बंद हुए हैं। बता दें कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 अप्रैल को बढ़कर 267.01 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 24 अप्रैल को 266.32 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप में करीब 59,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 26 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, इस पर कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि नेगेटिव ग्लोबल सेंटिमेंट के चलते 25 अप्रैल को भारतीय बाजारों में भी पॉजिटिव रुझान के साथ सावधानी भरा रवैया देखने को मिला। ट्रेडर्स ने मेटल, ऑयल एंड गैस और फाइनेंशियल शेयरों में काफी चुनिंदा दांव लगाए। बाजार के लिए बड़ी चिंता ये है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में अभी दरों में बढ़त जारी रह सकती है। इसके चलते आगे चलकर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आ सकती है और ग्रोथ को झटका लग सकता है। डेली चार्ट पर निफ्टी ने छोटा डोजी कैंडलस्टिक बनाया है, जो बुल्स और बियर्स के बीच अनिर्णय की स्थिति का संकेत है। अब अगर निफ्टी 17,720 से नीचे फिसलता है तो फिर ये 17,670 से 17,625 पर वापस आ सकता है। वहीं अगर निफ्टी 17,820 रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो फिर ये तेजी 17,900 से 17,925 तक जा सकती है। वहीं शेयर खान के जतिन गेड़िया का कहना है कि निफ्टी फ्लैट खुला, उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। कारोबार के अंत में ये 26 अंक की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। चूंकि अब हम अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी के अंतिम सप्ताह में है, ऐसे में अगले कुछ सत्रों में वोलेटिलिटी ज्यादा रहने की संभावना है। निफ्टी के लिए 17,620 से 17,600 पर अच्छा सपोर्ट है। अगर निफ्टी इसके ऊपर बने रहने में सफल रहता है तो तेजी जारी रहेगी। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 17,863 से 17,880 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस पार हो जाता है तो फिर ये 18,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर की ओर जाता दिख सकता है। निफ्टी का शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। जल्द ही हमें 18,100 का स्तर देखने को मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयरों में 25 अप्रैल को 8% तक की शानदार रैली देखी गई। हालांकि 25 अप्रैल को कारोबार के अंत में जोमेटो के शेयर एनएसई पर 58 रुपए पर बंद हुए। दरअसल जोमेटो के शेयरों में 25 अप्रैल को बड़ी ब्लॉक डील हुई है। इस ब्लॉक डील के तहत 1.5 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ है, जो कि 0.2% हिस्सेदारी के बराबर है। 88.2 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील 59 रुपए प्रति शेयर के एवरेज प्राइस पर हुई है। हालांकि बायर्स और सेलर्स से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं अगर बात करें ब्रोकरेज फर्म की जोमेटो के शेयरों पर राय के बारे में, तो हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी ने जोमेटो को बाय रेटिंग दी थी और इसके लिए 76 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया था। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज को इस स्टॉक में मौजूदा प्राइस से 29% मुनाफे की उम्मीद है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने पिछले हफ्ते स्टॉक पर कवरेज शुरू की थी। इसने भी स्टॉक को बाय रेटिंग दी है और 70 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। कंपनी को उम्मीद है कि ज्यादा कंपटीशन होने के बावजूद कंपनी में आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं बता दें कि जोमेटो की सब्सिडियरी कंपनी ब्लिंकिट इस समय मुश्किलों का सामना कर रही है। पे आउट स्ट्रक्चर में बदलाव के बाद इसके डिलीवरी राइडर्स बेहद नाराज हैं। पिछले हफ्ते ऐसी खबर सामने आई थी कि ये कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी और उन्होंने दूसरी कंपनियां ज्वाइन कर ली हैं।
अब बात करें अगर जोमेटो के शेयरों के प्रदर्शन के बारे में, तो जोमेटो के शेयरों ने पिछले कुछ समय में बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 16% की रैली देखी गई है। हालांकि पिछले 6 महीने में इसमें 10% की गिरावट आई है। वहीं पिछले एक साल में कंपनी के शेयर लगभग 26% टूट चुके हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ खुल गया है और 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक इस आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको इस आईपीओ और ख़ासकर मैनकाइंड के बारे में जरूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं और उससे आपको यह फैसला लेने में आसानी होगी कि यह आईपीओ आपके लिए है या नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ को लेकर एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्मों ने क्या कहा है, उन्होंने निवेशकों को क्या सलाह दी है। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन और हम बात कर रहे हैं मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैनकाइंड फार्मा का जो यह आईपीओ है यह ओएफएस है। ओएफएस का मतलब यह है कि यह ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी इस इशू में कोई नया शेयर इन्वेस्टर्स को जारी करने नहीं जा रही है। कंपनी के जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वे अपने शेयर जो हैं वह इस इशू के जरिए बेच देंगे और वह इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी जो है या तो घट जाएगी या वो नहीं रह जाएगी। तो कई ऐसे पी फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में पहले निवेश किए थे और वे इस इशू के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे। तो कंपनी कुल 4 करोड़ शेयर जारी करेगी और यह पूरी तरह से ओएफएस होगा, यानी कि इस इशू से जितने भी पैसे आएंगे वह पैसे कंपनी की जेब में नहीं जाएंगे। यह पैसा उन निवेशकों, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की जेब में जाएंगे जिन्होंने पहले मैनकाइंड फार्मा में निवेश किया था। तो पहली बात यह कि पूरी तरह से ओएफएस है। दूसरी बात कि कंपनी ने इस इशू में शेयर के लिए 1026 रुपये से लेकर 1080 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है और 13 शेयरों का एक लॉट है, यानी कि अगर आप इस इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 13 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस कंपनी के बारे में दे देता हूँ। इस कंपनी की शुरुआत 1991 में हुई थी और आरसी जुनेजा और राजीव जुनेजा ने इस कंपनी की शुरुआत की थी और ये दोनों लोगों ने बहुत शुरुआती स्तर से इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मैनकाइंड की जो कहानी है वह एक सक्सेस स्टोरी भी है और आपको मीडिया में गूगल पर यह सक्सेस स्टोरी भी मिल जाएगी, क्योंकि ये जुनेजा कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे और उन्होंने छोटी सी शुरुआत से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और आज यह कंपनी जो है वो लिस्ट होने जा रही है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली के ओखला जो इलाका है वहाँ इस कंपनी का मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं कि यह जो कंपनी ने शेयर का जो प्राइस रखा है उसके हिसाब से यह इशू सस्ता है, महंगा है,
और आपको निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस इश्यू से दूर रहना चाहिए, और एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्मों की क्या राय है इस बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वह इस कंपनी ने जो शेयर के प्राइस तय किए हैं उसके हिसाब से 43,000 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन आती है। और इस का जो शेयर है उसका, अगर उसके पी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर के आधार पे देखें तो इसके शेयरों का वैल्यूएशन जो आ रहा है वह 32 से 33 गुना के करीब आ रहा है। और इसके मुकाबले अगर हम निफ्टी के फार्मा इंडेक्स की वैल्यूएशन की बात करें तो उसका पी जो है वो 32.7 गुना है। तो इसका मतलब है कि जो मैनकाइंड फार्मा का शेयर है, कंपनी ने जो प्राइस तय किया है इशू के लिए अपने शेयरों का, तो कोई बहुत सस्ता नहीं है। वह कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ नहीं छोड़ा है। हाँ, ये है कि चूंकि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है तो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस कंपनी को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं, तो उन्हें देखते हुए यह शेयर बहुत महंगा भी नहीं लगता है। और इसका एक पर्सपेक्टिव मैं यह दे देता हूँ कि डोमेस्टिक फार्मा कंपनी जो टोरेंट है, तो टोरेंट के शेयरों के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन जो है वह 20% डिस्काउंट पे है। तो एक बात तय है कि मैनकाइंड फार्मा का शेयर बहुत सस्ता नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है। तो इसकी वैल्यूएशन कंपनी ने बहुत सोच समझ कर ठीक ठाक रखी है। निवेशकों के लिए उसने बहुत कुछ टेबल पे नहीं छोड़े हैं। तो यह रह गई इसकी वैल्यूएशन की बात। अब हम आते हैं कि यह कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट में जो है इसकी पोजीशनिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि यह फॉर्मुलेशन डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है, और इस हिसाब से यह कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। और इसके ऐसे कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है, अच्छी पहचान बनाई है। और इसमें कई ओटीसी प्रोडक्ट हो चुके हैं। ओटीसी प्रोडक्ट का मतलब यह है कि ग्राहक दुकान पे आता है और बिना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह के, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर केमिस्ट से दवा का नाम बताता है और वो उसे खरीदता है। तो इसमें कई इसके ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो बहुत ओटीसी के रूप में पॉपुलर हो चुके हैं, अच्छी पहचान बना चुके हैं। उनमें मैनफोर्स है, प्रेगा न्यूज है, अनवांटेड 72 है, और मॉक्सीकाइंड है। मॉक्सीकाइंड एक एंटीबायोटिक है जो कई तरह के बीमारियों के उपचार में इसका इस्तेमाल होता है। और न्यूरोकाइंड है। तो ये 5-6 नाम मैंने आपको बताए कि जिनकी मार्केट में अच्छी पहचान है, ये अच्छा ब्रांड बन चुके हैं। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह कंपनी मैनकाइंड फार्मा की एक खासियत यह है कि यह पूरी तरह से डोमेस्टिक मार्केट फोकस्ड कंपनी है। इसका मतलब यह है कि इसकी कुल सेल्स में, कुल रेवेन्यू में ज़्यादातर हिस्सेदारी जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से आती है, यानी कि इसकी कुल रेवेन्यू में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी बहुत कम है। ये डेटा मेरे पास है, मैं बता देता हूँ कि इसकी जो कुल जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें डोमेस्टिक मार्केट की जो हिस्सेदारी है वह 97.6% है। तो यह एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से थोड़ा सा इसके नुकसान भी है। अच्छा यह है कि जब दुनिया के बड़े देशों में, खासकर अमेरिका में मंदी आने की आशंका है, तो उन कंपनियों के बिजनेस पर इसका असर थोड़ा पड़ सकता है जिनका एक्सपोजर अमेरिकन मार्केट में है। और कई ऐसी इंडिया की कंपनियां हैं, सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, कई ऐसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं जिनका फॉरेन मार्केट खासकर अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है।
तो चूँकि मैनकाइंड फार्मा का एक्सपोज़र अमेरिका में और विदेश में नहीं है, तो इसलिए इसके बिज़नेस का सीधा संबंध इंडियन इकोनॉमी के परफॉर्मेंस से है। अगर घरेलू बाज़ार की स्थिति अच्छी बनी रहती है, इंडियन इकोनॉमी की स्थिति अच्छी बनी रहती है, तो इसकी रेवेन्यू और इसकी जो फाइनेंशियल वो जो है कंडीशंस है वो भी अच्छी बनी रहेगी। तो एक तरह से फ़िलहाल जो स्थिति है ग्लोबल इकोनॉमी की, उसमें ये अच्छी दिख रही है। यह इसके लिए फ़ायदे की बात है। अब ये हो गई। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पोस्ट इशू यानी आईपीओ के बाद, इसके शेयरों की लिस्टिंग के बाद जो है इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो 78% रह जाएगी, तो जो बहुत कम नहीं है। आमतौर पे यह माना जाता है कि अगर कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी है तो यह शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी बात होती है। तो इसी लिहाज से कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी इशू के बाद भी 78% रहेगी, जो अच्छी चीज़ है। अब आते हैं कि ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्मों और एनालिस्ट ने इस शेयर के बारे में, इस इशू के बारे में क्या कहा है। तो मैं कुछ ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़्यादातर एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्मों ने इस इशू में सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। और मैं कुछ नाम लेता हूँ, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, सेंट्रम ब्रोकिंग है, और एक केनरा बैंक की जो सिक्योरिटीज कंपनी है। तो इन तीनों ने इस शेयर में निवेश करने की सलाह दी है और यह कहा है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह इशू जो है वो अट्रैक्टिव है। तो यह रही इस इशू की मुख्य बात है। और प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर यानी कि 1080 रुपये जो है, उस पर यह कंपनी जो है वह इस इशू से करीब 4326 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। तो अगर आपको इस इशू में निवेश करना है तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट वगैरह को देखते हुए ये फैसला ले सकते हैं। यह शेयर बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है, और अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इस इशू में पैसे लगा सकते हैं। तो यह रही मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ पे हमारी बातचीत। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्दी हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।